यस आवाज आ रही है, ठीक है। दिखा बच्चा कॉपी, क्या पढ़े थे हम लोग? ठीक, देखो बच्चा आगे। अब देखा जाए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? देख बच्चा, ये कहता है कि इफ two bodies if two bodies at different temperature, कोई भी दो बॉडी हो बेटा और उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो, है ना, कम इन फिजिकल कांटेक्ट, कम इन फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी दो बॉडी है बेटा और जिनका टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए बच्चा, अलग ही होना चाहिए, है ना। अगर वो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? देन हीट flows from the body from the body at higher temperature, from the body at higher temperature to the body at lower temperature, है ना बेटा। हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो करेगा, है ना, बाई इटसेल्फ, खुद ही फ्लो करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना बेटा। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लो टेम्परेचर से हाई में हीट फ्लो है तो ये अपने आप नहीं होगा बेटा, करवाना पड़ेगा, है ना। बात समझते हैं ना बेटा हम लोग? हाइयर से लो अपने आप फ्लो हो जाएगा, लेकिन लो से हाई, है ना, ये करवाना पड़ता है ना। जैसे कि एसी, जैसे कि फ्रीज, है ना बेटा, सब क्या करते हैं? लो से हाई में फ्लो कराते हैं, लेकिन ये फ्री में नहीं करते, उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं बेटा, उसके लिए खर्च करना पड़ेगा तुमको, है ना। ये क्या कहता है कि अगर दो बॉडी अलग टेम्परेचर पे हो तो हमेशा क्या होगा बच्चा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो कर जाएगा, है ना। ठीक है, और यदि कोई हीट का लीकेज नहीं है, लीकेज मींस अनवांटेड फ्लो। बोलो बेटा, लीकेज का मतलब क्या होता है? जैसा हम चाहते हो वैसा फ्लो नहीं हो रहा, है ना। तो क्या कहेंगे बेटा इसमें हम लोग कि इफ देयर इज नो लीकेज, इफ देयर इज नो लीकेज मतलब अनवांटेड फ्लो, है ना, तो क्या कहेंगे बेटा? अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी एट हायर टेम्परेचर, है ना बेटा, इज is equal to amount of heat gained by the body at lower temperature, है ना बच्चा। क्या कहेंगे हम लोग? डेल्टा क्यू गेन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू लॉस्ट। गेन कौन करेगा बोलो? जो लोअर पे होगा बेटा। लॉस कौन करेगा बोलो? है ना बेटा, जो लॉस होता है उसमें इनिशियल बड़ा होता है, फाइनल छोटा होता है ना बेटा। इनिशियल ज्यादा वैल्यू है और बाद की वैल्यू कम हो गई। तो जब लॉस्ट की बात करेंगे ना बच्चा हम लोग, तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक बच्चा। और जब गेन की बात कर रहे होंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। लिख लो।
शिवम पूछ रहा अपने आप क्यों होता है? भाई प्रकृति के नियमों पे क्वेश्चन नहीं करते बच्चा, है ना? नेचर का लॉ है ये। दुनिया की हर चीज बेटा हायर से लोअर में फ्लो करती है, पैसा को छोड़ करके। पैसा कभी कभी ज्यादातर केस में लोअर से हायर में फ्लो करता है ना? देख बच्चा, इरेज कर दूं इसको, है ना? अच्छा, तब देख बेटा, हमने कहा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करेगा, है ना बेटा? और कब तक फ्लो करेगा? बोलो बोलो। हीट फ्लोज until the bodies reach a common temperature, है ना बेटा? कॉमन टेम्परेचर आने के बाद हीट फ्लो नहीं करेगा, है ना? देयर इज नो हीट फ्लो आफ्टर acquiring आफ्टर एक्वायरिंग सेम टेम्परेचर, है ना बेटा? ठीक है, सेम टेम्परेचर के स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो बोलो। हम कहेंगे बेटा स्टेट ऑफ इक्वल टेम्परेचर। स्टेट ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे हम लोग जब बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लिख लो। डेल्टा क्यू गेन के नीचे लिखा है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। जो गेन करेगा बेटा उसकी हीट बढ़ जाएगी ना, तो बाद वाली वैल्यू ज्यादा होगी, पहले वाली वैल्यू कम होगी। गेस कर दो बेटा। चल एक आध क्वेश्चन किया जाए। देखते बेटा, सवाल कहता है कि एक कंटेनर इसके बारे में कहता है बेटा नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या कहा जाए? एक कंटेनर हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा बेटा, है ना? एक कंटेनर कंटेन्स 200 ग्राम वाटर एट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा? कहता नाउ 100 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज poured slowly into it। धीरे धीरे हमने बेटा 100 ग्राम पानी डाल दिया, है ना? तो सवाल कहता है फाइंड फाइनल टेम्परेचर। तो बोलो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, सिंपल सवाल है, करो।
शिवम का आंसर आया। तुम लोग बताओ क्या आंसर आया बेटा? 100/3। देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। तो देख बेटा, ये हमारा था 200 ग्राम वाटर, ये था बेटा हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमने इसे मिक्स कर दिया 100 ग्राम वाटर, है ना बेटा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मान लिया जाए फाइनल टेम्परेचर इज T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये तो हीट गेन किया होगा, सो ये है G गेन करने वाला, और ये लूज करेगा बेटा, तो ये लूज करने वाला, है ना बेटा। लिख देंगे वही इक्वेशन, डेल्टा क्यू लॉस्ट इक्वल टू डेल्टा क्यू गेन। जो लॉस करेगा उसके लिए इनिशियल माइनस फाइनल, है ना बेटा। और सीधे टेम्परेचर चेंज की बात है बेटा, कहीं कोई स्टेट चेंज करने की बात तो है नहीं, है ना। तो सिंपल बोल देंगे बेटा हम लोग क्या, देखो MS डेल्टा टी, है ना। तो इसके लिए क्या हो गया, 100 × 1 × डेल्टा टी इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि लॉस किया। तो कितना लिखोगे बेटा इसको, 60 - T। और फाइनली क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, डेल्टा क्यू गेन किया ये, है ना। तो गेन किया तो M × S × डेल्टा टी, ये हो गया बेटा T - 20। तो डबल जीरो कैंसिल कर लिया जाए, तो 60 - T इक्वल टू 2T - 40। सो T शुड बी इक्वल टू 100/3 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने आंसर। चलिए बिल्कुल ठीक बेटा। देखो तो अगला सवाल, अगला सवाल कहता है बेटा, ए कॉपर कैलोरी मीटर, ए कॉपर कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, ए कॉपर कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम। मतलब क्या हुआ बच्चा, ये कैलोरी की मीटर 40 ग्राम पानी के बराबर है। 40 ग्राम पानी जितना हीट ऑब्जॉर्व करेगा उतना हीट ये भी ऑब्जॉर्व करेगा, है ना। तो कहता है बेटा इक्विवेलेंट 40 ग्राम कंटेन्स 160 ग्राम वाटर। इसमें 160 ग्राम पानी है बेटा, इसमें 160 ग्राम पानी है। किस टेम्परेचर पे, तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब कहता है नाउ एन आयरन इज फेयर, आयरन इज फेयर ऑफ मास, ये भी 200 ग्राम, 200 ग्राम इज एट is simply dropped into it, है ना। सिंपली नहीं, इसको जेंटली कर दिया जाए, आहिस्ता से, जेंटली ड्रॉप्ड इनटू इट। अब कहता है बेटा इफ फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बिकम्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा। तो सवाल है, ये बताओ फाइंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्फीयर, ठीक है बेटा। और दिया हुआ क्या तुमको है, दिया हुआ है तुमको बेटा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ
वाटर। ठीक है बेटा, चलो बनाओ तो इसको। क्या आंसर है? 40, 40.5, 14.5, 42.5, 42.5। शिवम गलत है तुम्हारा। 100/8। ठीक, 42.5 इज द करेक्ट आंसर। अनमोल सुहानी सही है बच्चा। चिन्मय का भी आ गया आंसर, गुड। सार्थक भी सही। देख बेटा, तो हम कहेंगे ये कॉपर कैलोरीमीटर और ये वाटर दोनों मिल करके हमारा हो गया 200 ग्राम वाटर। 40 ग्राम पानी ये है बच्चा, 160 ग्राम पानी और डाल दिया, इसका मतलब टोटल सिस्टम कितना हो गया बेटा? 200 ग्राम वाटर, है ना। और ये 200 ग्राम वाटर कितने टेम्परेचर पे है बच्चा हमारा? ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस पे हमने बेटा 200 ग्राम आयरन डाल दिया, जिसका टेम्परेचर मान लिया जाए T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा। और फाइनली ये मिल करके हमारा हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सो डेल्टा क्यू लॉस्ट इज डेल्टा क्यू गेन्ड, है ना बेटा। कितना गेन किया, सॉरी कितना लॉस किया? तो ये लॉस किया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो इसका टेम्परेचर बढ़ गया ना बेटा, तो इसके घटना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर देंगे बोलो? तो कहेंगे 200 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कहेंगे बेटा 0.8 टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना, इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल माइनस फाइनल। बोल बेटा, ठीक है। और उसके लिए बेटा 200 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर, कितना बेटा ये 30 माइनस 20। बोलो, ठीक है। दिस 200 and this 200 cancels out, SW again cancels out, so T we are getting is 10 by 0.8 plus 30 is 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही। इरेज कर दो बेटा क्वेश्चन। देख बेटा, सवाल ये कहता है कि हमारे पास 3 बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, हमारे पास 3 बड़े बड़े कंटेनर्स हैं बेटा, है ना। और तीनों में अलग अलग टाइप का लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, इसमें है लिक्विड ए, इसमें है लिक्विड बी, इसमें है लिक्विड सी। ठीक है बेटा, इसमें टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है बच्चा। इस वाले लिक्विड का डेंसिटी है बेटा 0.6 ग्राम पर सीसी। इस वाले की डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सीसी और इसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है बेटा, है ना। तो सवाल कहता है कि इफ A and B are mixed, if A and B are mixed, है ना बेटा। if A and B are mixed, the final temperature becomes 24 degrees centigrade. And if B and C are mixed, B and C are mixed, है ना बेटा। final temperature becomes 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा। कहता है फाइंड फाइनल टेम्परेचर if A and C are mixed। ठीक है बेटा, है ना। सवाल कहता है कि all mixing are done in equal वॉल्यूम। आया समझ में। जब भी हमने मिक्सिंग करी बेटा तो बराबर वॉल्यूम में मिक्सिंग करी। ठीक है, इसमें से निकाला 1 लीटर, इसमें से निकाला 1 लीटर, मिक्स किया, है ना बेटा। फिर इसमें से निकाला 1 लीटर, इसमें निकाला बेटा 1 लीटर, फिर मिक्स किया। ठीक है, चलो करो। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, करो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या माने, कुछ भी मान ले बेटा, वो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। कर लिया बेटा 28। और किसी का आंसर आया? 28 ही आ रहा है, गुड।
यहाँ पवन का भी आंसर 28 है, सही। तो देखो बच्चा मैं करता हूँ। देखो बेटा सवाल में था कि पहले हम बात कर रहे हैं बेटा ए प्लस बी की, है ना। तो देखो बेटा ए का टेम्परेचर है 20 और बी का है बेटा 30। तो ये गेन करेगा और ये लूज करेगा, है ना। और फाइनल टेम्परेचर क्या हमारा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड ना बेटा। तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर हुआ। तो बोलो इसमें ए तो बच्चा गेन किया ना, तो हम क्या लिखेंगे मास ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इंटू इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 24 माइनस 20 इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एस ऑफ बी इंटू कितना बेटा 30 माइनस 24 ना, ठीक है। तो देख बेटा मास हम बोलेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। दोनों का वॉल्यूम सेम था, चलो मान लेते हैं वॉल्यूम वी है ना बेटा। तो इसका मास कितना हो गया बोलो, तो कहेंगे वॉल्यूम वी इंटू 0.6 इंटू एस ए इंटू 4 इज इक्वल टू एम बी 0.8 इंटू वी इंटू एस बी इंटू 6। बोलो बेटा ठीक है ना। तो देखते बच्चा 4 से कट गया ये 0.2 टाइम्स और 0.6 से कट गया ये 10 टाइम्स। तो क्या कर देंगे हम लोग बेटा एस ए इक्वल टू 2SB। बोलो बेटा इक्वेशन नंबर 1। तो ए और बी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो निकल गया, है ना बेटा। अब चलो हम बात करें बी प्लस सी, इसको हमने मिक्स किया था बच्चा, तो टेम्परेचर हमारा 35 था, है ना। 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे लिखोगे इसके लिए मास ऑफ बी इंटू एस ऑफ बी गेन किया बेटा, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू मास ऑफ सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी इनटू कितना बोलो 40 माइनस 35। तो दोनों बराबर ही तो है ना। अब बी का मास बेटा हम कर देंगे 0.8 इंटू वी इंटू एस बी इक्वल टू 1 इंटू वी इंटू एस सी। इसका मतलब बेटा एस सी इक्वल टू 0.8 एस बी इक्वेशन नंबर 2। बोलो बेटा ठीक है। हमारा सवाल यह था कि बोलो अगर ए और सी को हम मिक्स करेंगे बच्चा तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, मान लिया जाए टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो देख दो बच्चा क्या लिखेगा ए का मास स्पेसिफिक हीट ए इंटू गेन करेगा, तो क्या लिखे बेटा टी माइनस 20 इक्वल टू मास ऑफ सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी इंटू इसका घट गया ना होगा बेटा, तो इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। ए का मास के लिए ए का मास के लिए 0.6 भी, है ना बेटा। अब ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां से पुट कर दो, कितना हो जाएगा बोलो ये 2SB इंटू टी माइनस 20 इज इक्वल टू सी का मास बेटा 1 इंटू वी इंटू एस सी पुट करो 0.8 इंटू एस बी इंटू 40 माइनस टी। बोलो बेटा ठीक है ना। दोनों का v कैंसिल कर लो, दोनों का v कैंसिल कर लो और दोनों का एस बी कैंसिल कर लो, है ना बेटा। तो देखो तो क्या आ रहा है हमारा, देखो बच्चे क्या आ रहा है 0.6 इंटू 2 इज 1.2 और ये है बच्चा 0.8, है ना। तो 1.2 और 0.8 इधर हो गया 3 ऑफ टी माइनस 20 इज इक्वल टू वहां हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 ऑफ 40 माइनस टी। इसका मतलब हो गया बेटा 3T माइनस 60 इक्वल टू 80 माइनस 2T। सो 5T इज 140, T इज 28 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही आंसर था तुम लोग का, गुड।
बनाओ। वाटर का बेटा स्पेसिफिक कैपेसिटी 1, आइस तो बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसकी एस क्यों चाहिए, है ना? अगर चाहिए भी तो 0.5 कर लो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड 26.6। और कोई बताओ आंसर। 32/9 16 आ रहा है आंसर। चलो हम भी देखें। देख तो बच्चा, जब भी सवाल तुम्हारे सामने इस तरह से आए बेटा, जिसमें फेज चेंज करने की बात हो, दिख रहा है ना बेटा, तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, है ना? ये सवाल में फंस सकते हो तुम। हालांकि आसान सवाल था, फिर भी जहां भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल हो बच्चा, है ना, थोड़ी सावधानी की जरूरत है ना। कैसे करना देखो, यूं करेंगे हम लोग बेटा कि आई से हमारा कितना है बेटा 10 ग्राम, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इधर हमारा क्या है बच्चा, वाटर है कितना, ये बच्चा 40 ग्राम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? तो देख बेटा, इन दोनों में हीट लूज कौन करेगा, ये, और हीट गेन करेगा ये बेटा, है ना? जिस स्थिति में है बेटा ये, जैसे ही हीट गेन करेगा पिघलना शुरू कर देगा, है कि नहीं बेटा, है ना? तो सबसे पहला स्टेज क्या बढ़ेगा इसमें, तो कहोगे ये बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, बोलो बेटा, है ना? लेकिन ऐसा बनने के लिए इसको हीट चाहिए, क्या फॉर्मूले से, ml, लेटेंट हीट ml, कितना हो जाएगा बेटा बोलो, तो कहेंगे 10 × 80 हो जाएगा बेटा 800 इतना हीट चाहिए। तो पहले पता कर लो कि इतना हीट इसे मिल सकता है कि नहीं, देगा कौन, वही ना बेटा, ठीक है? तो क्या कहेंगे, ये अगर हीट देगा बेटा, है ना, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना दे सकता है, तो कहेंगे कुछ भी अगर हीट देगा बेटा,
तो इसका टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मिक्स मिनिमम कहां तक जा सकते हो तुम, कहां तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम नहीं जा सकते ना बेटा हम लोग, है ना। वाटर के इस स्टेट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तुम नहीं जा सकते, है ना। तो अभी कितना हीट मिलेगा, तो कहेंगे हीट मिलेगा एम एस डेल्टा टी, 1600 कैलोरी। बोलो बच्चा, ठीक है। तो ये क्या है, हीट का सप्लायर, है ना बेटा। ये क्या है, हीट का डिमांड करने वाला, है ना बेटा। क्या दिख रहा है, डिमांड ज्यादा, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, है ना बेटा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड पूरी हो जाएगी लेकिन सप्लाई खत्म नहीं होगी, है ना। सुन बेटा, सप्लाई खत्म नहीं होगी का मतलब इसको जीरो तक आने की जरूरत नहीं है, जीरो से पहले ही काम हो जाएगा, है ना बेटा। तो हम क्या लिख देंगे कि इट मींस कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो होगा बेटा, है ना, ये ऑब्वियसली 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा होगा, होगा ना। ये बात समझ में आ गई कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने की जरूरत नहीं, है ना बेटा। चल मान ले, लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, मान लो लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे इसमें, डेल्टा क्यू गेन इक्वल टू डेल्टा क्यू लॉस। गेन किसने किया बेटा, आइस ने, है ना। तो क्या हुआ इसमें, जीरो से पहुंचा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और फिर ये पहुंचा बेटा T डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, है ना। तो इसने कितना गेन किया हीट देखो, तो कहोगे इसने गेन किया 10 × 8T मेल्ट करने के लिए, है ना बेटा। 10 × 8T मेल्ट करने के लिए, और फिर उसी 10 का बढ़ा टेम्परेचर, तो 10 × 1 × T - 0, बोलो बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कितना हुआ बोलो, 40 × 1 × 40 - T, बोलो बेटा, समझा बात, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो तो बेटा, 800 प्लस 10T इक्वल टू, ये हो गया बच्चा 1600 - 40T, है ना। इसका मतलब 50T शुड बी इक्वल टू 800, सो T शुड बी इक्वल टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, लिख ले बच्चा। अब बनाओ सवाल को, डाटा चेंज कर दिया मैंने, सवाल का डाटा चेंज हो गया बेटा। फाइनल 0, गुड। नहीं चिन्ह में, जीरो से कम नहीं होगा, जीरो ही होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, पूरा मेल्ट नहीं होगा ना बेटा। फिर से वैसे ही करेंगे। आइस कितना बेटा था ये, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना बेटा। अगर ये हीट गेन करेगा तो ये बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, है ना। और ऐसा बनने के लिए वो कितना हीट लेगा बेटा, बिल्कुल सही बात, 20 × 80 इज
1600 कैलोरी की इसको रिक्वायरमेंट है, इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड है 1600 कैलोरी की, है ना। अब चेक करो सप्लायर इतना सप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो सप्लायर था कौन बेटा, कौन सप्लायर था बेटा, वाटर, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था बेटा। ये मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है और अपने आप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक पहुंचा सकता है ना बेटा। तो कितना हीट देगा, एम एस डेल्टा टी। एम कितना बच्चा, 50 × 1 20 - 0, ये कितना हो गया बच्चा, 1000 कैलोरी। क्या दिख रहा है, सप्लाई कम है बेटा और डिमांड ज्यादा है ना। इसका मतलब सप्लाई पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब ये यहां तक आ पाएगा, लेकिन डिमांड पूरा नहीं होगा, है ना बेटा। इसका मतलब पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। बोलो बेटा, बात समझे ना। ठीक है, क्या दिखा बेटा हमको इसमें कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, ऑल द आइस विल नॉट मेल्ट, है ना बेटा। आइस हमारा मेल्ट नहीं करेगा, है ना। तो कहेंगे हेंस इन इक्विलिब्रियम, हेंस इन इक्विलिब्रियम देयर विल बी आइस वाटर मिक्सचर, है ना बेटा। तो आइस वाटर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना बेटा। बोलो, ठीक है। हाँ, इस सवाल में पूछ सकता है कि बताओ पूरा आइस मेल्ट नहीं किया, है ना। ठीक है, तो कितना आइस बचा रह गया, पूछ सकता है ना। तो चलो मान लेते हैं बेटा, लेट x ग्राम ऑफ आइस मेल्ट, बोल बेटा, है ना। तो कहेंगे x ग्राम अगर आइस मेल्ट किया इस सप्लाई को खत्म करने के लिए, है ना बेटा। इसका मतलब x × 80 जो मेल्ट किया, किस लिए, इस सप्लाई को कंज्यूम करने के लिए। तो सप्लाई को कंज्यूम किया बेटा तो 1000, तो x हो गया बेटा 12.5 ग्राम। तो 12.5 ग्राम आइस मेल्ट किया, तो 7.5 ग्राम आइस बचा हुआ है अभी, है ना। बिल्कुल सही बात, देख ले बच्चा। कहता है बेटा 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंजेक्टेड इनटू 40 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है बेटा फाइंड फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, करो। हम्म 64, और क्या बताओ। माना सही है।
50। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। देख तो बच्चा, एक तरफ हमारा आइस, आइस है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इधर हमारा है बेटा स्टीम। स्टीम हमारा है बच्चा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना बेटा। ये लो टेम्परेचर हीट गेन करेगा, ये हाई टेम्परेचर हीट लूज करेगा, है ना बेटा। तो गेन करने से पहला चेंज क्या आएगा बच्चा, बोलो इसमें? मेल्ट करना शुरू। तो चलो इसको पहले मेल्ट कराते हैं। इसको मेल्ट करा करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे ले आए, है ना। तो ये मास कितना था बेटा हमारा? 40 ग्राम ना। तो कितना हीट लिया बताओ? 40 × 80, तो 3200 कैलोरी, है ना बेटा। ठीक है। अब अगर हीट लिया तो हीट दिया कौन? स्टीम ने दिया हीट ने बेटा। स्टीम अगर हीट देगा तो क्या होगा? कंडेंस करना शुरू। तो अगर ये कंडेंस करेगा तो क्या बनेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनेगा बेटा, है ना। तो कितना हीट देगा ये? 10 × 540, 5400 कैलोरी। ज्यादा दिया ना बेटा वो, है ना, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी इसको कंज्यूम करने के लिए इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा, बोलो, है ना बेटा। तो अगर ये और आगे बढ़ता है तो कहां तक जा सकता है? तो कहेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक आ सकता है, यही ना हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कितना हीट चाहिए बेटा इसको? तो कहेंगे 40 × 1 × 100, ये हो गया बेटा 4000 कैलोरी, है ना बेटा। अब तुम देख के बताओ, देख के बताओ, अब क्या वो बच पाया? और सप्लाई पूरी खत्म, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हुई, है ना बेटा। डिमांड पूरी नहीं हुई, इसका मतलब यहां तक नहीं पहुंचेगा, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब क्या होगा बेटा? कहानी इसके थोड़ी पहले ही खत्म हो जाएगी, बोलो बेटा, है ना। ठीक है। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा, है ना? ये समझ में आया? अच्छा पहले बताओ, ये समझ में आया यहां तक कि ये पूरा नहीं हो पाएगा? जब ये पूरा नहीं हो पाएगा बेटा, मतलब 100 तक नहीं पहुंचेगा, मतलब 60 65 50 यही कहीं रह जाएगा ना ये। तो बेटा ये 50 तक रहेगा और ये 100 तक रहे, संभव है क्या? 50 होगा, दोनों प्रयास होगा ना बेटा। बात समझ में आई ना? तो इसकी कहानी T डिग्री सेंटीग्रेड पे ही खत्म हो जाएगी, और ये जाएगा अप टू T डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके बैलेंस होगा, है ना। तब क्या कह देंगे हम लोग? डेल्टा क्यू गेन इक्वल टू डेल्टा क्यू लॉस। गेन ये किया, कितना गेन किया? तो कहेंगे 3200 तो पूरा गेन किया, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया, यहीं तक आ पाया ना बेटा। तो कितना गेन किया हो गया होगा ये? तो कहेंगे 40 × 1 × T - 0 शुड बी इक्वल टू लॉस। ये तो पूरा लॉस कर दिया बेटा, और प्लस और भी कुछ लॉस किया है ये। और भी कुछ लॉस करने के लिए कितना बेटा? तो कहेंगे 10 × 1 × 100 - T। बोल बेटा, ये बात समझ में आई? ठीक है। तो क्या हुआ देखो तो, ये हो गया बेटा 3200 प्लस 40T 5400 प्लस 1000 इज 6400 माइनस ऑफ 10T। इधर ले आओ, तो हो गया बेटा 50T इक्वल टू 3200। सो T इक्वल टू 3200/50 इज 64 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही आंसर, गुड, सही था बेटा। समझ में आया बच्चा? हम्म
तो भी सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके आगे जो पूछेगा कितना स्टीम बचा रह गया, है ना बेटा, ठीक, तो वहां थोड़ा अटक सकते हो। हालांकि उस तरीके में भी उपाय है ना। चलो वैसे करके बताते हैं, है ना, जिस तरह तुम करना चाहते हो, जिस तरह तुम करना चाहते हो वैसे ही एक सवाल किया जाए। चल बच्चा, इसको 20 को कर दिया मैंने, इसको 30, और 40 को कर दिया मैंने 50। अब बनाओ फिर से। लास्ट में एक सवाल और भी ऐड कर दे रहा हूं बेटा इसमें। लास्ट में एक सवाल और ऐड कर दिया मैंने, also find कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। फाइनली उस मिक्सचर में क्या क्या है, पूरा पानी है ना, या कुछ आइस कुछ वाटर है, या कुछ वाटर और कुछ स्टीम है। दस बेटा इसको 40 कर ले, ज्यादा सेफ रहेगा गेम। इसको 40 कर ले बेटा। सिद्धार्थ बोल रहा है वाटर ओनली। शिवम आगे बढ़ो। हंड्रेड आ रहा है, और कंपोजिशन निकालो। कितना स्टीम कितना वाटर। नहीं बेटा, टेम्परेचर 100 ही आएगा। सेवेंटी 2 ग्राम, 62 ग्राम स्टीम। ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, स्टीम तो पहले कम था 40 ग्राम ना, इससे कम ही हो सकता है, बढ़ सकता है ना कभी। हाँ तो आइस से बेटा स्टीम नहीं बनेगा ना रे, है ना। देख बच्चा, हमारे पास क्या था, 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या था बेटा 40 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा। तो क्या किया जाए बताओ, सबसे पहले किसी एक से आगे बढ़ा जाए, है ना। चलो बेटा इससे आगे बढ़ते हैं। ये हीट लूज करने वाला है बेटा, ये हीट लूज करेगा तो पहले क्या पहुंचाओगे इसको तुम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनाओगे ना बेटा, है ना। इसमें कितना हीट तुमको मिलने वाला है, तो कहोगे 40 इंटू 540, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 2160 कैलोरी मिलेगा ना बच्चा, बोलो। हाँ? एक जीरो छूट गया, 21,600 कैलोरी, इतना हीट मिलेगा ना बेटा। अब देख तो, इतना हमको हीट मिलेगा, और ये हीट लेगा कौन, ये लेगा। तो अगर ये हीट कंज्यूम करेगा बेटा, ये हीट अगर कंज्यूम करेगा तो कितना हीट लेगा, और क्या बनेगा ये बनेगा बेटा वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना बोलोगे, 50 इंटू 80 ना बेटा, इक्वल टू
4000 कैलोरी। बोलो, अभी तो काफी कम है, अभी तो काफी कम है ना बेटा। तो कहेंगे और आगे बढ़ेगा ये, और हीट लेगा अभी, है ना। और कहां तक जा सकता है ये, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जा सकता है ना बच्चा। तो कितना बोलेंगे, देखो हम कहेंगे कि 50 इंटू 1 इंटू 100, 5000 कैलोरी। अब इसको जोड़ो, अभी भी पूरा नहीं पड़ रहा, अभी भी बेटा पूरा नहीं हुआ ना, इसकी सप्लाई खत्म नहीं हुई, है ना बेटा। इसका मतलब सप्लाई पूरी खत्म करने की जरूरत नहीं, सप्लाई पूरी खत्म करने की जरूरत नहीं बेटा। इसका मतलब ये काम पूरा होने की जरूरत नहीं है, इससे कम में ही काम हो जाएगा। बात समझ गए ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे बेटा, फाइनली द सिस्टम विल बी इन स्टीम प्लस वाटर मिक्सचर, है ना बेटा। तो स्टीम वाटर मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है ना बेटा। बोलो, ठीक है ना। अब कहो कि मान लो लेट x ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। मान लो बेटा स्टीम पूरा कंडेंस नहीं किया, कितना कंडेंस किया, सिर्फ x ग्राम। किस लिए, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए। ये बात समझ रहे हो ना, और आगे नहीं बढ़ सकते ना बेटा, क्योंकि ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। रूल एक आता है कि टेम्परेचर सेम होने के बाद हीट एक्सचेंज नहीं होगा, है ना बेटा। जब सेम टेम्परेचर हो जाएगा बच्चा तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे, x ग्राम अगर कंडेंस किया तो कितना हीट दिया, x इंटू 540, इसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। इसका मतलब कितना बच्चा, इक्वल टू 4000 प्लस 5000। सो x कितना हो गया बेटा, बोलो 9000 डिवाइड बाई 540। इसका मतलब 54, 9 छक्का 54, 100/6, 50/3, 50/3 मतलब नियर अबाउट 17 ग्राम, अप्रोक्स 17 ग्राम। बोलो बेटा 17 ग्राम कंडेंस किया बेटा, है ना। इसका मतलब कितना स्टीम बच गया, तो 40 माइनस 17, ठीक है। बात समझ गया बेटा, ठीक है ना। तो देख बेटा कुछ लोग इस सवाल को इस तरीके से बनाते हैं, देखो यहां तक तो वैसे ही बढ़ेंगे, यहां तक ऐसे ही बढ़ेंगे, है ना बेटा, है ना। अब ये बोलेंगे कि बताओ कितना हीट घट गया या कितना हीट एक्स्ट्रा हो गया, क्या बोलोगे। सप्लाई इतना किया ना और डिमांड इतना था ना, बोलो तो ज्यादा कौन सा है, सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है ना बेटा। इसका मतलब क्या करेगा, सप्लाई करने वाला हड़बड़ाहट में सारा हीट दे दिया, अल्लाह का ज्यादा दे दिया, वापस ले लिया, है ना। ये भी सोचने का तरीका हो सकता है ना भाई, कि तुम 20 रुपए का सामान खरीदने जाओ और पॉकेट में सिर्फ 100 का नोट है ना। तो क्या बोलोगे, 100 में से फाड़ के दे देंगे 20 रुपया ले, ये तो नहीं कर सकते ना, क्या बोलोगे उसको, ठीक है 100 तू ले 80 वापस कर, है ना। तो वैसे ही क्या बोलेगा ये कि मेरा पूरा हीट ले ले, बाकी जो बच गया वापस कर, है ना। तो क्या बोलेगा, कितना हीट बच गया बताओ, 12,900, 600, 12,600, है ना बेटा। तो हम कहेंगे इसका मतलब 12,600 के बराबर का स्टीम बच गया। बोलो बात समझ में आई ना, 12,600 का स्टीम बच गया, है ना बेटा। तो 12,600 का स्टीम बच गया, है ना। तो कहेंगे लेट x ग्राम स्टीम रिमेनिंग, x ग्राम बेटा बच गया, है ना। तो x ग्राम स्टीम का मतलब x इंटू 540, है ना बेटा। वो कितना होना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस 21,600 माइनस 9,000, इसका मतलब x इक्वल टू कितना बेटा, 12,600 डिवाइड बाई 540, कितना हो जाएगा देखो तो, अप्रोक्सीमेटली 50 नहीं रे,
50 दूना 100, 108। तो 108 हुआ तो बच गया 18, हाँ 23 ग्राम अप्रोक्स। बोलो बेटा, आई बात समझ में? ठीक है, लिख ले। हाँ विश्वेश बिल्कुल सही, मानस भी सही। अब डिस्कस कर ले होमवर्क। क्या दिया था बेटा काम? साउंड का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। ओके, कहाँ तक कर चुके थे बेटा? सेक्शन ई तक ना? सेक्शन ई तक कर चुके थे हम लोग। अरे यार अटक क्यों रहा है? वन पार्ट टू में सेक्शन ई तक कर चुके थे हम लोग। बोलो बेटा, एफ में F1 to F5, F5, F3, F5, F6, F3, F5, F6। देखते बच्चा F3 में क्वेश्चन नंबर F3 कहता है बेटा, the fundamental frequency of a closed organ pipe is the same as the first overtone frequency of an open organ pipe। बट ये पूछने का सवाल है। F5 देख बच्चा, F5 में F5 कहता है ट्यूब ऑफ डायमीटर D and length L, unit is open at both ends, the fundamental frequency of the resonance is found to be nu1, the velocity of sound in air is 330 meter per second, one end of the tube is now closed, the lowest frequency of the resonance of the tube is now nu2, taking into consideration of end correction। तो कहता है nu2 upon nu1 क्या होगा? देखते बेटा, nu1 बोला है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जब दोनों एंड ओपन है बेटा, और दोनों एंड ओपन है तो फंडामेंटल में है, तो v अपॉन 2l है ना। तो क्या लिख देगा बेटा? v अपॉन 2l। लेकिन बेटा ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों तरफ एंड करेक्शन होगा ना, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लोग? l प्लस 0.3 डायमीटर इंटू 2। इंटू 2 क्यों किया? दोनों एंड खुला हुआ है, दोनों तरफ करेक्शन होगा, तो ये हो गया बेटा v अपॉन 2 ऑफ l प्लस 0.6d होगा, ठीक है। अब कहता है बेटा, अब फ्रीक्वेंसी हो गया nu2। nu2 हमारा क्या? nu2 हमारा होगा जब एक एंड बंद कर दिया, एक एंड बंद कर दिया तो फिर से फंडामेंटल ना, तो फंडामेंटल होता है बेटा v/4l। तो v/4 अब बेटा एक ही तरफ करेक्शन होगा बेटा, इसका मतलब v/4 ही तो है, मतलब यही है। तो कहता है बेटा nu2 अपॉन nu1 निकालो, निकल जाएगा ना, ठीक है। अब देखो बच्चा F6, द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ए फंडामेंटल ओपन पाइप ए। F6 में सेकेंड ओवरटोन
ओपन पाइप का सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, मतलब थर्ड हार्मोनिक, है ना बेटा। इसका मतलब 3 × V/2L फॉर पाइप ए, है ना बेटा। एंड ए क्लोज्ड पाइप बी हैज सेम फ्रीक्वेंसीज। दूसरा पाइप बी का फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर रेशियो फंडामेंटल ओ क्लोज्ड पाइप ओपन पाइप दोनों का सेकंड ओवरटोन सेम है ना बेटा। तो बताओ क्लोज्ड पाइप के लिए सेकंड ओवरटोन का मतलब 1 3 5 होता है ना बेटा, उसमें फिफ्थ हार्मोनिक, है ना बच्चा। तो क्या हो गया ये, शुड बी इक्वल टू 5V/4L इंटू बी के लिए। लेकिन चाहे ए की बात कर चाहे बी की बात कर, साउंड की वेलोसिटी तो सेम ही ना होती है बच्चा, है ना। अलग अलग क्या हो सकता है, पाइप की लंबाई। तो क्या बोलेगा बेटा, LA/LB। ये हो गया कितना हमारा, देखते बेटा, तो इधर आ गया 3/2, यहाँ आ गया 4/5, तो 6/5 ना बेटा, है ना। तब पूछता है कि द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टू दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ए और बी के फंडामेंटल का रेशियो। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, तो हो गया बेटा V/2LA बाई V/4LB, क्योंकि एक क्लोज्ड है और एक ओपन है ना। बी वाला ओपन है बेटा, बी वाला क्लोज्ड है, ए वाला ओपन है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बी कैंसिल, तो 2LB/LA, तो LB/LA पुट करो, तो हो जाएगा बेटा 10/6, इसका मतलब 5/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और बोलो, और बोलो। G2 बोल रहा है बच्चा एक, G2 और G3 दोनों बोल रहा है, देखते हैं बच्चा G2 G3। क्वेश्चन नंबर G2, क्वेश्चन नंबर G2 क्या कहता है देखो, कहता है द नंबर ऑफ बीट्स heard per second if there are 3 sources of sound n-1 n और n+1। बच्चा ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग वाला सवाल है। ये क्वेश्चन अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया होता है बेटा, है ना। हालांकि मैंने भी क्वेश्चन आ चुका है सवाल ये, है ना। देख बेटा, जबरदस्ती का सलूशन नहीं किया जाए, बेसिक तरीके से किया जाए, वही बेटर होता है ना हमेशा। चल देख, तो क्या बता मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट, बोल बेटा। तो कहोगे बेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बोलो, दो वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं बेटा, है ना, और उन दोनों वेव जिनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो, है ना। तो एक का होता है फेज Ω1t-k1x, दूसरा हो जाएगा Ω2t-k2x। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे बेटा तो टी कैंसिल नहीं होता है, Ω1 - Ω2 × t हो जाता है ना। इसलिए उनका फेज डिफरेंस समय के साथ बदलता रहता है ना बेटा। समय के साथ बदलता रहेगा, है ना बेटा। इसका मतलब कभी अगर फेज डिफरेंस पाई है तो थोड़ी देर बाद 2π हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद 3π हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद 4π हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद 5π हो जाएगा। बोलो, लेकिन जब जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा बेटा तो मिनिमा होगा, और जब जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो मैक्सिमा होगा। तो क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा वेरी करता रहेगा बेटा, है ना। तो जिस फ्रीक्वेंसी से रिजल्टेंट
पावर कट हो गया। अब आ रही है आवाज ऑनलाइन? यस आ रही है आवाज। पावर कट हो गया था बेटा। देख बच्चा, तो हमने कहा बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिससे वेरी करेगा बेटा वही कहलाएगा ना बीट्स, है ना? तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी के वेरी करने का फ्रीक्वेंसी निकालना है ना? तो देख बेटा, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की बात करूं, है ना, तो इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, है ना, फिर गया ये, नहीं नहीं ऑन है, रीस्टार्ट हो गया क्या? नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। देख बच्चा, हाँ, n-1 वाले का इक्वेशन क्या लिखेगा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ना बेटा। ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई ऑफ n-1 इंटू टी। बोलो बेटा, होगा? और दूसरे क्या बोलेगा बोलो? a साइन 2 पाई एन टी। तीसरा क्या बोलेगा? a साइन 2 पाई n प्लस 1 इंटू टी। बोलो बेटा, ठीक है ना? तब बता बेटा, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? 2 पाई टी। और इसमें कितना फेज डिफरेंस? ये भी 2 पाई टी। अगर इसका हम बनाए फेज डायग्राम तो कैसे बनेगा? इसका एम्पलीट्यूड ए, है ना बेटा? इसका बोलोगे इस वाले से फेज छोटा है 2 पाई टी, और इस वाले का फेज ज्यादा है 2 पाई टी। तो बेटा एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, बोलो, है ना? तो इन सब का रिजल्ट ये कितना है? 2 पाई टी। और ये भी बेटा 2 पाई टी। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बोलो एम्पलीट्यूड? तो कहोगे ए प्लस 2a cos 2 पाई टी। बोल बेटा, होगा? a cos थीटा, a cos थीटा, वर्टिकल में दोनों कंपोनेंट कैंसिल, है ना बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 प्लस 2 cos 2 पाई टी इंटू ए। बोल बेटा, ये तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना बच्चा? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है बेटा, वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का होता है ना, प्रोपोर्शनल, है ना? इसका मतलब इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट के इंटू स्क्वायर करो, के ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 पाई टी का स्क्वायर। बोलो बेटा 2 होगा ना? ठीक है बेटा? तब क्या कहोगे? ये हो जाएगा के ए स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 2 कॉस 2 पाई टी। बोल बेटा, ठीक है? बात समझा बेटा, है ना? अब देख, इस वाले का और इस वाले का
वैल्यू बेटा आएगा पीरियोडिक वैल्यू, पीरियोडिक वैल्यू आएगा। कॉस फंक्शन तो हमेशा होता है ना पीरियोडिक, हमें इन दोनों का निकालना है बेटा पीरियड ना। तो बोलो तो इस वाले की बात करें cos 2 पाई टी, है ना, तो क्या दिख रहा है बेटा 1 सेकेंड पे रिपीट होगा वैल्यू, 1 सेकेंड पे रिपीट होगा ना। अब ये देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, इसका मतलब ये हाफ पे रिपीट होगा। बोलो इसका बेटा पीरियड हाफ सेकेंड और इसका पीरियड 1 सेकेंड, बोलो देख लो अच्छे से, है ना। लेकिन हमें तो बेटा सिस्टम का पीरियड चाहिए, दोनों का पीरियड चाहिए ना, है ना। तो बताओ इन दोनों कॉमन पीरियड कितना कहोगे, हाफ ना बेटा, है ना। तो पीरियड अगर हाफ है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, टाइम पीरियड हाफ तो फ्रीक्वेंसी 2। आगे बात समझ में है ना बेटा। तो सवाल जेई मेन में आ चुका है बेटा, और जेई मेन ने भी आंसर इसका 2 दिया था, है ना। लेकिन तेरी बाकी बहुत सारे बुक्स में तेरे को आंसर इसका 1 मिलेगा। बोलो बोलो, हाँ आखिर इतना भाषण क्यों दिया मैं, कुछ वजह था उसका, बात समझ में आ गई तुम्हें, वाई इट इज टू। आगे चलो, आगे बोलो। जी में और कोई, ओ दिख नहीं रहा है, नोट्स करना है, ओह दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, बोलो बच्चा अब। जी में और पूछना है बेटा कोई, एच में बोलो, S3 देखते बेटा, S3 में क्वेश्चन नंबर S3 क्या बोलता है देखो। क्वेश्चन नंबर S3 कहता है बेटा, S3 हमारा है बेटा, कहता है सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम ओरिजिन। एक मूव कर रहा है बेटा एक्स में, एक मूव कर रहा है वाई में। स्पीड ऑफ सोर्स इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। अरे बेटा एक जा रहा है एक्स में, एक जा रहा है वाई में, तो दोनों लगातार दूर जा रहे हैं ना। बोलो ऑरिजिन से एक जाए वाई में, एक जाए एक्स में, तो दोनों की दूरी लगातार बढ़ती आ रही है ना बेटा, है ना। तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा एक्चुअल से कम होगी। देख लो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ना बेटा, बोलो समझ गए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देख ले बच्चा, अगर मान ले एक बॉडी ऐसे गया बेटा, तो कुछ देर के बाद क्या कहोगे, V1T, और इसे क्या कहोगे बोलो, V2T, है ना बेटा। अब बताओ मान लो अगर ये एंगल हमारा हिटा है बेटा, है ना, तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा बोलो, V1 cos थीटा, और इसकी वेलोसिटी का यहाँ क्या आएगा बताओ, है ना। तो V सोर्स और V ऑब्जर्वर, यही काम आएगा ना, बोलो बेटा, है ना। अब देखने की बात यह है बेटा कि tan थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, कि टिकट गया, तो क्या एंगल वेरिएबल है बेटा, नहीं ना, एंगल कांस्टेंट है ना। तो वेलोसिटी भी है ना बच्चा कांस्टेंट। आगे चलो एच में, F4 H4, हाँ H4, यस। एक बच्चा H4 में, H4 कहता है बेटा an observer moves on a circle as shown in the figure and a small source sound source is at S. Let nu1 nu2 nu3 be the frequencies heard when the observer is at A B C. क्या होगा देखो, कहता बेटा ये एक सर्किल मान ले, है ना, और देख बच्चा ये हमारा सोर्स है ना। तो देख बेटा जब ए पे होगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, तो ये पास जा रहा है कि दूर जा रहा है बताओ, पास जा रहा है, तो सुनेगा बेटा हायर फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देख बेटा जब बी पे आएगा, तो बी हमारा यहाँ है, तो क्या कहोगे, दूर जा रहा है लोअर फ्रीक्वेंसी, और इस वाले क्या बोलोगे,
कुछ नहीं, ना दूर ना पास, तो ये सुनेगा एक्चुअल। ठीक है बच्चा, आगे बोलो। मैचिंग कॉलम फर्स्ट हो गया, मैचिंग कॉलम सेकंड, थर्ड, सेकंड बता दूं। देखो बच्चा, सेकंड में मैचिंग कॉलम 2, मैचिंग कॉलम 2 कहता है बेटा कि SOW represent source of sound of frequency F, frequency observer and wall respectively VO, VS, VD, V। सोर्स की वेलोसिटी है बेटा, क्या है भाई, अच्छा VS, VO वेलोसिटी ऑब्जर्वर की, VW विंड की, VS सोर्स की और VD वॉल की, है ना। ठीक है, दे आर मूविंग एज सोन, दे मैच द फॉलोइंग, है मैच करना है बेटा। पहला कहता है वेवलेंथ ऑफ द वेव कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर फ्रॉम द सोर्सेज। देख बेटा, ए में ए बेकार कर दूंगा ना, कौन सा करूं एक जो सबको इंक्लूड कर ले। कहता है बी, कहता है बेटा वेवलेंथ ऑफ वेव, तो आसानी है, वेवलेंथ ऑफ वेव इंसिडेंट ऑन द वॉल, वेवलेंथ ऑफ वेव कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर फ्रॉम द वॉल। चलो डी हमारा बेस्ट है, डी करता हूं मैं, है ना। डी कर देंगे बेटा, डी सबको इंक्लूड कर लेगा ना। कहता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एज इन डिटेक्टेड बाय ओ कमिंग फ्रॉम द वॉल आफ्टर रिफ्लेक्शन। देख तो बच्चा, अभी कहानी क्या है, ये है सोर्स, इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v रेस, हवा बेटा ऐसे चल रही है ना। ये हमारा है वॉल, इधर आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ, क्या था ये, vd। ठीक है बच्चा, तो देखो तो जो साउंड यहां जाएगा बच्चा ऐसे, उसके लिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंसिडेंट हो गया f1। f1 क्या बोलेगा बोलो, तो कहेंगे बेटा साउंड की स्पीड और विंड की स्पीड सेम डायरेक्शन में है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा देखो, f एक्चुअल इंटू v प्लस VW डिवाइड बाई v प्लस VW, है ना बेटा। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर तो प्लस VD, सोर्स की स्पीड नीचे और ये पास जा रहा है तो माइनस VS, बोलो बेटा, होगा। ठीक है, अब ऑब्जर्वर हमारा यहाँ है बेटा, ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ VO। अब देख बच्चा, साउंड यहां से आएगा ऐसे, है ना। अब वो बन गया सोर्स, ये बन गया ऑब्जर्वर, है ना बेटा। तो F2 जब हम बोलेंगे बेटा, तो अब ये महसूस करो कि साउंड की वेलोसिटी विंड की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, V माइनस VW बाई V माइनस VW, सोर्स पास आ रहा है तो माइनस VD, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो माइनस VO, बोलो बेटा। ठीक है, अब ये वाला यहां पुट कर देंगे, बात समझ गए बेटा। ठीक है, मान लो अगर पूछता है कितना होगा वेवलेंथ, है ना, तो हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा। ठीक है, तो देखो साउंड कितने स्पीड से आ रही है, तो कहोगे v माइनस VW, v माइनस VW, और ये दूर जा रहा है इससे, इसका मतलब v माइनस VW माइनस VO। ठीक है बेटा, बात समझ गया ना। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेवलेंथ भी निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड हो गया, बोलो, इतना ही दिया था होमवर्क। चलो बच्चा 2 का पार्ट 1 कर लेना फिर, है ना। साउंड में 2 का पार्ट 1, कितना सवाल देखो, कितना क्वेश्चन है, 30 कल क्लास है, कर लेगा, कल नहीं है, तब तो ठीक है, तब तो कर लेगा, तब तो आप भी दे सकते हैं होमवर्क, है ना।
बोलो बोलो, कल क्लास है तो 30 कर लेगा बेटा, 30 परसों, परसों एक साथ कर लें। किसके साथ? एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है? और जो कल देंगे सो, हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा बेटा, थोड़ा सा प्रेशर तो लेना पड़ेगा। हाँ कोशिश कर जितना हो पाए, है ना, कोशिश कर 30 तक पहुंच जाओ। कल ही करते हैं डिस्कस, है ना। देख अभी कैलोरीमेट्री खत्म हो गया हम लोग का, कल से स्टार्ट करेंगे केटी थर्मोडायनामिक्स। अब चैप्टर पूरा खत्म हो गया, डिस्कस शुरू भी नहीं हुआ अभी, तो भूल जाएगा तुम लोग ना क्या? सरफेस हाँ वही बचा डिस्कस करने के लिए।